नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे सरबजीत सिंह जोहल, जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान मोर्चा के। जोहल साहब, आपका स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि पोल परसेंटेज बढ़ा है। अगर श्रीनगर की बात करें 38%, 59% बारामूला में। इस बढ़ते हुए पोल प्रतिशत को कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किया गया, बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर भी उस पर लगा दी, क्या उस फैसले को ये बढ़ता हुआ मतदान इंडोर्स करता है, मोहर लगाता है उस पर? देखिए विनोद जी, ये आपने बहुत अच्छी बात और आज ये डिस्कशन रखी। मैं समझता हूँ कि ये वही कश्मीर है जहाँ पर 2%, 3%, 5% पोलिंग हुआ करती थी। और जो पहले अध्यक्ष थे फारूक अब्दुल्ला जी, आपको पता है वो कितने वोट लेके जीतते थे जी। और वहाँ के विधायक कितने वोट लेके जीतते थे। तो डेमोक्रेसी एक नाम की रह गई थी जी। मैं समझता हूँ कि दफ़ा 370 टूटने के बाद जो फड़ा एक बहुत बड़ा फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके कश्मीर के लिए लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देखो जम्मू के बराबर वहाँ पोलिंग हो रही है और वहाँ लोग इतने उत्साहित हैं वोट डालने के लिए। हालांकि वहाँ दोबारा टारगेट किलिंग हुई। हमारे एक सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो जिला के, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो ये डराने के लिए अभी भी वहाँ पर ऐसे हैं लोग। लेकिन अब ये जो डेमोक्रेसी का आज इतना अच्छा बढ़िया जो गुलदस्ता वहाँ बना है और लोग आज बहुत उत्साहित हैं और लोगों के दिमाग में आज सही पिक्चर, क्योंकि यहाँ ऐसा एक शासन कांग्रेस का रहा है कि वोट जो थे पड़ते ही नहीं थे और पहले ही पाकिस्तान से आए हुए वो कैलेंडर और गिलानी जी ने जो बोल दिया, हुर्रियत ने जो बोल दिया, तो लोगों में डर होता था। आज ये टारगेट किलिंग के बाद भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहाँ उत्साहित जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, क्या वो बड़े हैं क्या वो छोटे हैं, वो सब वहाँ पर एक डेमोक्रेसी को मजबूती के लिए घर घर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पोलिंग हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो हमारे वहाँ पर अलायंस पार्टनर हैं हमारे बुखारी साहब, उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोग जो हैं वो वोट डालने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। जो सब सवाल ये उठता है कि आपका प्रचार जो है माइनॉरिटी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो 15% बजट का हिस्सा जो है माइनॉरिटी को दे दिया जाएगा। आप कहते हैं कि ज़्यादा बच्चों वालों को आरक्षण दिया जाएगा। कहीं आप पोलराइजेशन तो नहीं कर रहे, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे? देखिए, ये हमेशा जो ध्रुवीकरण की राजनीति है ये कांग्रेस ने की है। आज तक जो कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उनका जो बेसिक फंडा था वो डिवाइड एंड रूल था जी। और हमेशा उसी पे ही वो उन्होंने किया। और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को भी बोलना पड़ता है जी, क्योंकि जब वो ध्रुवीकरण, वो सोचते हैं कि हम बड़ी चालाकी के साथ शायद एक तबके को या दूसरे तबके को और ऐसा बोल के हम वन साइडेड कराएंगे और हम एक जो अल्पसंख्यक हैं उनके वोट ले लेंगे। तो वो मजबूरी में मैं समझता हूँ कि बोलना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप कहें कि माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ आप देख रहे हैं कश्मीर में देखिए, और बहुत सारे अभी हमने कल ही रियासी के हमारे वहाँ पर चेयरमैन साहब आए थे, उनसे डिस्कशन कर रहे थे। तो एक मनियार्डी ने बहुत भारी आगे आके भारतीय जनता पार्टी की फेवर में वोटिंग की है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन है जी। आज देश जो है आज विकसित भारत की तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कदम हैं, तो यहाँ के हमारे लोग जो हैं मुस्लिम वो भी समझते हैं। इसमें कितनी सदाकत है कि बार बार कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अगर दिल्ली में दोबारा आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, और संविधान की आड़ में आरक्षण का भी जिक्र करते हैं वो। देखिए, ये एक डराने की बात है। आज आरक्षण की अगर बात करें, माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी से हैं जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ओबीसी हैं, तो वो क्यों बदलेंगे? ये सिर्फ देखिए, आज एजेंडा कोई नहीं है इनके पास, तो ये डरा के कि संविधान बदलेंगे। अरे भाई, संविधान को कोई बदल सकता है? कल को कहेंगे देश बदलेंगे, को कहने का कोई इनका कोई मतलब नहीं है। और संविधान की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसका लक्ष्य है। हाँ, अमेंडमेंट होती हैं,
अभी अमेंडमेंट हुई 370 तोड़ा। तो ये जो पार्लियामेंट्री जीत के जाते हैं, इनका काम है कि जो जो हमारे पार्लियामेंट में जो संविधान में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ आज समय के रहते रहते क्या होता है कि कुछ ऐसे उसमें जो लिखा हुआ था उसका मतलब ही कोई नहीं रहा जी। कभी हम टेलीग्राम, तार, चिट्ठी डालते थे, अगर आज सपोज करो संविधान में उसका लिखा है तो आज क्या उनका मतलब ही नहीं रहा। आज तो व्हाट्सएप, आज तो मोबाइल में पूरी दुनिया है। तो ऐसे कुछ संशोधन होते हैं, तो उनमें कहना कि संविधान को बदलना, तो 60 साल तो कांग्रेस ने यही किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की अमेंडमेंट जितनी कम हुई है, ये सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की क्या इंटेंशन लगती है कि बार बार पब्लिक के बीच में जाकर के उनकी प्रचार और पद्धति इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है? संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, क्या इंटेंशन है कांग्रेस की? ये बिल्कुल इंटेंशन उनकी गलत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई संविधान नहीं बदलेंगे, कोई यहाँ ये रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं है। यहाँ मैं आपको रिजर्वेशन की बात बताता हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात आप कीजिए, यहाँ क्या था रिजर्वेशन, यहाँ ओबीसी को क्या मिलता था? भारतीय जनता पार्टी ने तो रिजर्वेशन दी है जी, उन्होंने तो आज तक का न्याय किया है यहाँ ओबीसी के साथ। यहाँ जाटों को ओबीसी दी, गद्दा ब्राह्मणों को, चारजी ब्राह्मणों को, कितनी कम्युनिटियों को रिजर्वेशन दी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो वो क्यों बदलेंगे? वो तो उल्टा हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे दबे कुचले जो कुछ ऐसे फिरके थे उनको रिजर्वेशन दी है। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि इन्होंने रिजर्वेशन खाई, इन्होंने ओबीसी के साथ धोखा किया, इन्होंने माइनॉरिटी के साथ धोखा किया, इन्होंने हमारे जो एससी लोग हैं उनके साथ धोखा किया, और ये उल्टा प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन खत्म। अरे भारतीय जनता पार्टी तो रिजर्वेशन दे रही है और दी है जी। और इनको मैं एक बात बता दूं कि रिजर्वेशन जितनी भी हमारी रिजर्व सीट्स होती हैं विधायक की, अब जम्मू कश्मीर की बात देख लीजिए, सभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आप देख लीजिए पिछले 2 टर्म में जब भी इलेक्शन हुई है, इसका मतलब जो ओबीसी हैं, जो यहाँ का रिजर्व समाज है, वो माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को लाइक करता है। तो ये वो सेंग लगाने के लिए ये सारा ऐसी बातें जहर फैलाते हैं ताकि वो क्विक एक्शन हो तो लोगों के दिमाग में जाए, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे रिजर्वेशन तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, यहाँ पर भी और पूरे हिंदुस्तान में भी। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में थी, और यहाँ ना कांग्रेस ने कभी लागू होने दी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ना पीडीपी ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। तो किसने किया है, किसकी सरकार है? तो ये बिल्कुल गलत है। एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि वोट की राजनीति, आपको पता है कि वो लोग जो हैं इनके हाथ से खिसके, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया कि अगर दोबारा एनडीए की सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर के साथ न्याय नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की जनता को जो उम्मीदें हैं उनका पानी फिर जाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता को उम्मीदें थी, तभी तो आज देखिए कितने % वोटिंग हो रही है। इनके ज़माने में क्या होता था? जम्मू कश्मीर की उम्मीदें आज पूरी उतर रही हैं। तो आज कश्मीर में आप जाइए, वहाँ डल लेक पे पाँव रखने की जगह नहीं है जी। शिकारे वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, ड्राई फ्रूट बेचने वाले, केसर वाले, इतना काम है कि कहने की बात नहीं है। तो ये सारा आज माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरअंदेशी है। आज पूरे हिंदुस्तान में जितना भी टूरिस्ट है उनको ये है कि वहाँ फैसला हो गया है, दफ़ा 370 टूट गई, जम्मू कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट बिना खौफ बेखौफ कश्मीर में आ रहा है और कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। वहाँ के दुकान वाला, वहाँ का रेडी वाला, वहाँ का कोई खोंचे वाला, वहाँ का शिकारे वाला, सबको काम मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी पहली बार हुआ है 89 के बाद के इतना टूरिस्ट जो है सर्दियों में भी बुक रहता है। आज वहाँ कमरे नहीं मिल रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी जो एक चेंज आया है, ये सब और ये उमर फारूक है, फारूक अब्दुल्ला है, इनको थोड़ी डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि इनके काल में तो वहाँ काले दिन थे, लोग अंदर थे और दुकानदार बेचारे महीने में 2 दिन दुकान खोलते थे, तो लोग वहाँ कश्मीर छोड़ के भाग रहे थे। आज ये नौबत है जो लोग कश्मीर से बाहर गए वो दोबारा कश्मीर में आ रहे हैं। ये लोग कहते हैं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका ये कहना है कि ये चेंज जो है कॉस्मेटिक है,
युवाओं को आपने हिरासत में ले रखा है, देश भर की जेलें भर रखी हैं, इसलिए वहाँ पर अमन ये है। तो अच्छी बात है। जो लोग हमारे वेल्ड फोर्स के जवानों पे पत्थर मारते थे, गोली चलाते थे, अगर उनको जेल में है तो अच्छी बात है ना, ये तो वहाँ शांति है। अब जो क्राइम करेंगे, जो हमारे संविधान के खिलाफ चलेंगे, जो वहाँ पर हमारे जो जवान हैं उनके साथ, और भारत माता के सपूत जो घर से देश सेवा के लिए जाते हैं, उनकी वर्दी का अपमान करेंगे, तो उन लोगों को अगर जेल में रखा तो बहुत अच्छी बात है, तो छूटने नहीं चाहिए जी। ये तो अच्छी बात है। पीसफुली इलेक्शन हो गए दोनों फेस, कोई गोली नहीं चली, कोई कुछ नहीं चला, कोई पथराव नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ये क्रेडिट जाता है 5 अगस्त 2019 के फैसले को? बिल्कुल हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रेडिट जाता है। पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है, इसी बिना पे ये कहते हैं, यही दफ़ा 370 जो हमारा एजेंडा था हमारे मैनिफेस्टो में, लगातार इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। तो आपको सारा पता है कि मुखर्जी जी को कैसे यहाँ बलिदान दिया। ऐसे ही हमारे राम मंदिर का इशू था, ऐसे इशू थे, कोर इशू, जिन पे पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया कहती थी नहीं जी ये इश्यूज जो हैं ये सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन कितने प्यार से उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि एक चिड़ी तक, एक कोई जानवर की भी हत्या नहीं हुई जब दफ़ा 370 टूटी है, और लोग जो हैं वो दिल से मोदी के साथ हैं, कश्मीर के भी और जम्मू के। दोस्तों ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक संकेत दिया है कि अगर मतलब अगले टेन्योर में वो वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, क्या इससे सहमत हैं? वन नेशन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का एक विनोद जी बहुत भारी भरकम खर्चा आता है। हमारे ऐसी डेमोक्रेसी है, हमारी कितनी स्टेट हैं, आए दिन साल में 3-3 बार इलेक्शनें होती हैं, तो देश के ऊपर बोझ पड़ता है। जो इनकम टैक्स का पैसा है जो हम डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, बेरोज़गारी दूर करने के लिए लगा सकते हैं, तो वो सारा पैसा इलेक्शनों में चला जाता है। तो ये अच्छी बात है कि होना भी चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 2 पार्टियाँ होनी चाहिए। आज ये जो छोटी छोटी पार्टियों की दुकानें हैं जो ब्लैकमेल करती हैं और कोई विचारधारा नहीं है, तो इन लोगों को भी मैं समझता हूँ कि 2 पार्टी सिस्टम हो तो भारत तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू होना चाहिए। आज देखो हम कहते हैं कि 140 करोड़ आबादी है जी, और देश के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। आप बच्चे पैदा करते हो, उनका कोई पालन पोषण, उनको अच्छी एजुकेशन हो, उनका अच्छा भविष्य हो, तो इस पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा जी। हालांकि हमारे जो सभ्य समाज है, सिविल सोसाइटी में बहुत सारे लोग आज हिंदुस्तान में 1 बच्चा 2 बच्चा कर रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ता है वहाँ तो आज भी 18-18 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, शादियाँ 2-2 3-3 हो रही हैं। तो वो रोकने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि देश एक तरक्की की तरफ जाए, आज भारत एक समृद्धि की तरफ जाए, विकसित भारत की तरफ जाए, और हमने दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो वो तभी होगा। आज छोटी छोटी कंट्रियाँ देखिए जिनकी क्या आबादी है, इजराइल जी, क्योंकि वहाँ जो इंसान है उसकी कदर है। तो यहाँ अगर हम भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा कर देंगे, उनका आगे भविष्य कोई नहीं है, तो ये तो सोचना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। पिछली सरकारों ने इस बाबत क्यों नहीं सोचा? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अपीजमेंट पॉलिसी इख्तियार करते? देखिए 60 साल तक तो विनोद जी यही कुछ हुआ है, आप देख ही रहे हैं जी कि कैसे आबादी बढ़ी है, कैसे लोगों को अवेयरनेस थी नहीं, तो बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जो आज हम देख रहे हैं। जब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, देखो कभी हमारी भी लिटरेसी रेट क्या होता था, लेकिन आज पूरा भारत आज जो एक दुकानदार छोड़िए, जो लेबर क्लास का आदमी है, जो बेचारा दिहाड़ी लगाता है, जो महिला किसी के घर भी काम करने जाती है, तो उसके दिमाग में एक बात ज़रूर होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छा पढ़ाऊँ, क्योंकि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो आज लोगों में ये जो अवेयरनेस आई है, ये सारा एक बहुत सोची समझी, और यहाँ की सरकार ने जितना 10 साल में यहाँ लोगों में, आज मैं पिछले दिनों एक सरकारी स्कूल में गया था, तो इतने अच्छे वहाँ पर सिस्टम है, कंप्यूटर है। मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट सारी स्कूल्स हैं उनसे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो है स्कूलों में डेवलप कर रही है। तो जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे तब तक ये सारी
जो बीमारियां हैं ये हमारे साथ चलती रहेंगी लेकिन जो और आपने political- ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि 2014 से पहले भारत भारत था ही नहीं, 2014 के बाद ही सारा विकास हुआ है, ऐसा क्या है? ये बिल्कुल सही बात है। जी 10 साल में सारा विकास हुआ है। आप अभी मेरी बात, एक छोटी सी बात सुनिए। 10 साल के बाद हम क्या करते थे? हम लोग टेलीग्राम भी डालते थे, हम लोग तारें डालते थे, चिट्ठियाँ डालते थे। ये पूरी दुनिया 10 साल में चेंज हुई है। जी और जो चेंज हुई है ना, उसको इतनी स्पीड अप के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डिजिटलाइजेशन किया, जो बैंक में अकाउंट खोले, ये पूरे दुनिया के साथ जो भारत के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको पता नहीं था, उनको जोड़ा है। तो ये 10 साल में इतना बड़ा विकास हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो माननीय राजीव गांधी जी है, उन्होंने खुद कहा था कि भाई जब हम 100 रुपया ऊपर से जाता है तो नीचे 2 रुपये पहुँचते हैं, और रियलिटी थी। जी आज ऊपर से 100 रुपया आता है। सपोज करो किसान के जो किसान सम्मान निधि है, वो अगर 2000 रुपये की किस्त आती है तो सीधे उसके अकाउंट में जाती है। और अकाउंट में क्यों गई? आपको पता है कि स्टार्टिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 0 बैलेंस पे लोगों के खाते खुलवाए। जब यही कांग्रेसी, यही अपोजिशन ने कहा कि ये जी इसमें नोट आएंगे, ये क्या है ड्रामा, लेकिन आज उनको पता चल रहा है। ऐसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री, ये जो हमारा मकान की योजना है, इसमें भी सीधे पैसे, नहीं तो जो बचौलिए थे बीच में, जो इतनी करप्शन थी, वो लोग पैसा खा जाते थे। जी वो अगर 3 लाख रुपए किसी को आज 1,60,000 रुपया अगर घर के लिए देते हैं, जहाँ 3.5 लाख रुपया देते हैं, तो बीच में से तो पैसे खा जाते थे। क्योंकि रेवेन्यू वालों ने जब देना होता था तो वो कहते थे आधे हमें दो। आपको भी पता है यहाँ क्या था, इतनी करप्शन थी। तो अब जब सीधा डायरेक्ट डीबीडी मतलब अकाउंट में जाता है, तो उसमें क्या है कि एक तो करप्शन कम हुई, एक जो सही ज़रूरतमंद था उसको पहुँचा। तो ये 10 साल में ही सारा चेंज हुआ है, इससे पहले कुछ चेंज नहीं था। ये सही बात है जी। लेकिन उनका ये कहना है कि एक आघोषित आपातकालीन जैसी स्थिति बन गई है, ना आज़ादी है, ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ना बोलने की आज़ादी है। जो बोलता है ईडी का सहयोग लेकर के आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों में जब 2014 में सरकार आई तो सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को क्या थी कि करप्शन। आपको पता घोटालों की सरकार पिछली जो थी, मतलब घोटाले भी गिन गिन के ऐसे होता था 13,000 करोड़, फिर आ गया 13 लाख करोड़, ये 1,40,000 करोड़ के घोटाले, मतलब लाखों करोड़ों में घोटाले थे। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था कि भाई ये जो करप्शन है, ये जो लूट घसूट थी जो कांग्रेस की, इससे निजात डालेंगे। जी तो अब जब निजात डालनी है तो जिन लोगों ने करप्शन किया है, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, यहाँ लाखों बिजनेसमैनों पे कार्रवाई होती है, कोई नहीं बोलता है। अगर कोई पॉलिटिशियन ने पैसा खाया, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो कहते हैं देखो जी ये वोट महंगी। अरे भाई, मैं आपको कितने लीडरों की बात बताऊं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो किसी भी पार्टी में हो, हमारी पार्टी में हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है, जिनके घर जो 10 लाख का भी सरमाया नहीं था, आज वो 50-50 करोड़ के, 100-100 करोड़ के लोग हैं। ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ जी। और कितने लोगों ने कैसे लूट घसूट यहाँ लीडरों ने डाली हुई थी। मैं आपको बताऊँ, ये जो MLA हैं, ये मोदी जी के आने के पहले जो विधायक हैं, इनका जो CDF होता है, पैसे लेके देते थे। आज टेंडरिंग आ गई। आज कोई पैसे देता है तो वो टेंडर है, क्या पता किसको मिलना है जी। मतलब एक करप्शन से बाहर निकाला है। तो अब वहाँ पर अगर दोबारा कहीं घुसेंगे तो वहाँ ईडी भी जाएगा, वहाँ इनकम टैक्स भी जाएगा, वहाँ इंक्वायरी होगी। तो वो शोर मचाना कि 1% भी लीडर नहीं, 0.001% भी लीडर नहीं फंसे। जोल साहब, इस इलेक्शन में किसान भी एक निर्णायक फैक्टर रहेंगे और किसान आंदोलन चल भी रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? किसान देखिए, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा तो था ये इलेक्शन आने। देखो, इससे पहले सब शांत हो गया था। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुई, ठीक 1 महीना पहले आंदोलन शुरू हो गया कि किसानों के नाम का आंदोलन था। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के किसान थे, पंजाब में आंदोलन है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने और बाहर से भी अंदर से भी एक फाइनेंशियल उनको पैसा भी दिया गया कि ये आंदोलन जारी रखो जब तक। आप देखेंगे जिस दिन पार्लियामेंट की इलेक्शन ख़त्म होएगी ना, ये किसान आंदोलन कुछ नहीं रहना। ये सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये आंदोलन है।
और इसमें आम आदमी पार्टी के हैं, वहाँ पंजाब से कुछ जी। कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हैं, उन्होंने ऐसा, उनको पैसा मिल रहा है और वो रोकेंगे नहीं जब तक ये 4 तारीख के बाद देखना ये आंदोलन सब रुक जाएंगे। जी। ये सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए और उनकी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए ही ये आंदोलन। आप ये MSP मांग रहे हैं, तो जो बिल था उसमें यही तो था। जी। आज भी 50 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे MSP माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। लेकिन तो अगर वहाँ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तायद होती है कि आप किसानों को कन्विंस करें। क्या ये किसान नहीं है? जी देखिए विनोद जी, जम्मू कश्मीर में कोई असर नहीं रहा इनके आंदोलन का, आपको भी पता है जी। मैंने तो कोई सुना नहीं कि जम्मू कश्मीर में किसान जो थे वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के या हमारी विचारधारा के खिलाफ थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पंजाब के वही एक पर्टिकुलर एरिया है। हालांकि किसान तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, किसान जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, किसान यूपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यही एक यहाँ पर एक कोई विचारधारा विपरीत कोई हमारी आपस में कंट्राडिक्शन है, वहाँ पर इनको खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को नुकसान हो, ये सिर्फ इलेक्शन तक है। आप देखेंगे इसके बाद कोई आप कितने किसानों के आज स्कीम्स हैं, इतनी किसानों की स्कीम्स हैं। पिछले दिनों भी आपने मुझे बुलाया था, मैंने आपको कहा था कि जम्मू कश्मीर की बात करो कि 5,018 करोड़ रुपए का भारी भरकम पैकेज जो है मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। एक किसान को 6,000 से लेके 8 करोड़ तक सब्सिडी मिल सकती है अगर वो लेना चाहे। तो 200 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, सब किसानों के वेलफेयर के लिए है। तो ऐसी बात नहीं है। पार्टी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किसान क्यों नाराज हैं? किसान नाराज होने के साथ साथ सिख कम्युनिटी भी नाराज हो जाती है किसान आंदोलन को लेकर। हाँ, चूँकि सिख और जाट ये हमारी जो कौम है, नेचुरली ये जी किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली हमारा पेशा जो है वो ज़िम्मेदारी है, तो ये इसका असर पड़ता है, वो सही हो या गलत हो। रोज़ न्यूज़ में आना कि वहाँ किसानों के साथ जी देखो जी किसान आंदोलन चल रहा है। अब हम यहाँ के किसानों को तो खैर इस आंदोलन के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन वहाँ के किसानों से भी बात हुई कि भाई ये आंदोलन है क्या, चाहते क्या है, वो उनको भी नहीं पता है। चाहते क्या है तो वो उनको पता नहीं है कि क्या चाहते हैं। आंदोलन है, क्या आंदोलन है, इसका क्या मतलब, क्या आपको लगता है कि इस किसान आंदोलन के पीछे कुछ बाहरूनी ताकतें भी हैं? बिल्कुल, ये जो जितने लोग आज जो बाहर की ताकतें हैं, ये सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि भारत की पूरी दुनिया में जो डंका बजा है, जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरी दुनिया में जो इतना अच्छा बढ़िया काम आज USA को ले लीजिए। आज देखा आपने जैसे यूक्रेन के युद्ध में क्या हुआ कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी हमारा झंडा लेके वहाँ से निकलना पड़ा और लड़ाई रोक दी 2 घंटे 4 घंटे के लिए, जब तक हमारे पूरे 2 दिन के लिए, जब तक हमारे पूरे स्टूडेंट्स सेफ वापस नहीं आते हैं। तो इतनी अच्छी इमेज जो है ये डाइजेस्ट नहीं ना हो रही अपोजिशन को, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि संविधान खतरे में है, संविधान चेंज होना है, डेमोक्रेसी खतरे में है, खतरे में इनकी दुकान है, जो रियलिटी है। वो कौन से नेता हैं जो सिख कम्युनिटी को भी उकसा रहे हैं? देखिए मैंने एक दिन पहले भी यहाँ डिस्कशन में आया था, सिख जो हैं, सिखों की सही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस कभी सिखों की पार्टी नहीं हो सकती। आप देखिए सिखों को अगर कोई कत्लेआम हुआ है, इनके पर तशद्दुद हुआ तो कांग्रेस की सरकार में 84 में हमारे 15,000 से ज़्यादा सिखों का कत्ल हुआ और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उन लोगों को अंदर करवाया और माननीय प्रधानमंत्री जो सिखों का मान सम्मान इस सरकार में देते हैं, आप देखते ही हैं कि कैसे बाल दिवस को पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे गुरु तेग बहादुर जी की हिस्ट्री पूरी जो है वो मतलब 5वीं क्लास तक पूरी थ्रू इंडिया में पढ़ाई जाएगी। और पहले कभी नेहरू ने क्या किया था उसका होता था, आज बाल दिवस पे छुट्टी है और सरकारी कार्यक्रम है। ये नहीं है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों का हम शहीदी दिवस बनाते हैं, लेकिन सरकार भी बना रही है।
हमारे डीसी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार, वीडियो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी बाल दिवस, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहली बार लोगों को पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह के जो साहिबजादे थे कैसे हिंदुओं की रक्षा के लिए लेकिन इंसानी सरब के जी ये कौन लोग हैं, इनकी इंटेंशन क्या है? इनकी देखिए ये है कि सिख भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आज भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में खिलाफ हुए हैं। ये सही बात है आपकी, जो बात सच है। वो कारण क्या है और क्यों है? और देखो ये सारा अपोजिशन ने ऐसा मिसलीड किया है, तो मैं खुद कई बार बात करता हूँ कि भाई आपको भारतीय जनता पार्टी ने क्या नुकसान पहुँचाया जो हमारे लोग हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है सालिड कि नहीं जी ये ऐसे है जी वैसे है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, और ये सही बात है आपकी कि ये प्रोपेगेंडा में कहीं कुछ हद तक कामयाब हुए हैं जी। जो कांग्रेस वाले हैं, ये सिखों में कुछ वोट डालने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन हमारी भी अब हमने भी काफ़ी जोर लगाया हुआ है सिखों में जाके बात रखनी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो सिखों से इतना प्यार करते हैं, कभी हमारा गुरपुर्ब होता है तो मैंने देखा है किसी भी धर्म के अगर कोई दिन होता है, माननीय प्रधानमंत्री इतना टाइम नहीं देते हैं जितना सिखों के कहीं गुरुद्वारा साहब में वो कीर्तन सुनते हैं, लंगर खाते हैं 2-2 घंटे, और दिल से वो सिखों के साथ है। और हमारे जितने मसले थे उन्होंने हल भी किए हैं जी, बहुत सारे मसले हैं। हाँ, पूरे हल जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं, दिल्ली में भी बाहर भी। अब करतारपुर कॉरिडोर खोला, अब देखो आप वहाँ जाइए, कितना आपको कितना आनंद आएगा। ये सारा मसले जितने ऐसे मसले थे जो हल होने वाले नहीं थे, तो सिखों के जितने भी मसाइल थे उन्होंने किए, लेकिन अब ये कुछ हद तक अपोजिशन कामयाब हुई है। झूठे प्रोपेगेंडे, मुझे लगता है कि वापस लोगों के जहन में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिखों की पार्टी है, ये सिखों को भी समझ आएगी। सरबजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।